हमें अभी केपीके में अपनी पुश्तें और मजबूत करनी है। ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, इनका केपीके में आना और बात करना बनता ही नहीं है। ये अपना जुबान का और हल्के का और सूबाइये का कार्ड खेलते हैं। आप देखिए अभी आगे अभी तो पंजाब की इलेक्शन होनी है, बड़ा मजा आएगा इनको। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान, हुकूमती वज़रा और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम रहनुमाओं का मानना है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कौमी जमात है और वो है तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान और इसकी आवाम के लिए अगर कोई जमात इस वक्त सोच रही है, काम कर रही है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है और मुल्क की बाकी सियासी जमातों की कोई हैसियत नहीं है। हुकूमती वज़रा अक्सर ये कहते रहते हैं और आज भी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यही कहा। क्या उन्होंने कहा, ज़रा सुनिएगा। साबित यही हुआ है कि सिर्फ पीटीआई ही मुल्कगीर जमात है, बाकी तो लोकल जमातें हैं। पीटीआई अगर इस मुल्क में नहीं होगी तो एक तो मुल्क में कोई कौमी जमात नहीं होगी। नून लीग और पीएमएलएन का तो आपको पता चल गया कि उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुल्कगीर। सो पीटीआई और इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है और पीटीआई वो वाहिद लीडर है जो एक हमागिरियत देती है मुल्क को, एक वफाकी जमात की हैसियत और एक वफाकी लीडर है। अगर ये नीचे जाते हैं और इस तरह के बोने जो हैं उनको मौका मिलता है कि वो अपना कद बड़ा करें, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ खुद को पाकिस्तान की वाहिद कौमी पार्टी तो कह रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि 17 अजला के नताइज अब तकरीबन आ चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात के वज़ीरों, मुशीरों, यहाँ तक के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी अपने हल्के में नाकामी का सामना करना पड़ा है। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान, सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकइयों, वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वफाकी वज़ीर पानी और बिजली उमर अयूब के उम्मीदवार अपनी अपनी तहसीलों में शिकस्त खा गए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज को कोहाट में शिकस्त हुई है, जबकि अली अमीन गंडापुर तो अपने घर की यूसी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त खा गए हैं, जबकि टांक से पीटीआई के एमएनए हबीबुल्ला कुंडीपुरा ज़िला से हार गए हैं। अब इस तरह सूबाई दारुल हुकूमत में मेयर की सीट पर जेयूआई ने तहरीक इंसाफ को हराया और अब तक 60 तहसीलों की 52 काउंसिल्स के में 52 के नताइज सामने आए हैं और 17 नशिस्तें जेयूआई के हाथ लगी हैं, 14 पीटीआई और 9 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सीटें जीती हैं, जबकि एएनपी ने 5, नून लीग अभी तक 3 जीत पाई है, जमात इस्लामी ने 2, पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान ने सिर्फ एक नशिस्त हासिल की है। अब केपी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को 4 सिटी काउंसिल्स में एक भी मेयरशिप नहीं मिली है, जबकि जेयूआई ने इंतखाबात में तहरीक इंसाफ से ज़्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में इस शिकस्त को कबूल करते हुए इसकी वजह गलत उम्मीदवारों के इंतखाब को करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया आज कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शंस में जो टिकट का कैंडिडेट चुनना था वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो सका। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और खमियाजा भुगता और गलत उम्मीदवारों का इंतखाब इसका एक कलीदी सबब था। अब इसे केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूंगा मैं। अब वज़ीर आज़म का कहना था कि तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा उभरने के लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी गलतियाँ ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम किए जाएँ और उनको सुधारा जाए। लेकिन पीटीआई के अपने वो लोग जो गलतियों की निशान, उनकी बात को ना वज़ीर आज़म सुन रहे हैं ना कोई और सुन रहा है। पीटीआई के रहनुमा नूर आलम ने खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के ज़मीनी हक़ाइक़ बयान किए। उन्होंने पूरी पीटीआई को याद दिलाया कि हमें 2018 में अवाम ने वोट क्यों दिया था। तो सदाकत साहब, ये जो जेयूआई ने ज़्यादा सीटें हासिल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में तकरीबन क्लीन स्वीप किया था, आप लोग उस तरह से इस इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर सके। गलतियों का सही इदराक है, वाकई ये गलत कैंडिडेट्स की तरफ हर बंदा जा रहा है। लेकिन नूर आलम साहब ये कह रहे हैं 2018 में क्यों अवाम ने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? उसे सस्ता आटा चाहिए था, सस्ती बिजली चाहिए थी, सस्ती चीनी चाहिए थी, सस्ती गैस चाहिए थी। तो वो ये गलती का सही इदराक जब तक करेंगे नहीं, सुधारेंगे कैसे गलती को? देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो आपने इलेक्शन के बारे में कहा, दूसरा आपने नूर आलम साहब के बारे में कहा। तो दो ये मुख्तलिफ बातें। इलेक्शन के हवाले से ज़रूर है कि जो कौमी इलेक्शन होता है उसमें लीडरशिप आती है, इमरान खान आते हैं, लोग इमरान खान के लिए वोट डालते हैं और उनको पता होता है कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना है या सूबाई हुकूमत आनी है। जबकि ये लोकल इलेक्शन होता है, इसमें लोकल डायनामिक्स होते हैं। लेकिन अगर पूरे इलेक्शन को आप देखें
तो पूरे इलेक्शन में आपको एक तरफ PTI और एक तरफ मुख्तलिफ पार्टियाँ नज़र आ रही हैं। कहीं ANP है, कहीं JUI है, कहीं जमात इस्लामी है, कहीं पीपल्स पार्टी है और एक आध जगह नून लीग भी है। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी जमात है सूबे की, वो है PTI, और बाकी पॉकेट्स में जमातें हैं, मुख्तलिफ पॉकेट्स में, और उनके इलाकाई रीजन्स हैं। ठीक है, नंबर 2 ये कि 3.5 साल से हमारी हुकूमत है और माशी मुश्किलात भी रही हैं, वो भी एक वजह है कि लोगों को शायद कोरोना के बाद और जो पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का एक जोर है, एनर्जी की कीमतों का बड़ा एक प्रेशर है, उस सारी बातों का भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद आज भी PTI एक तो KPK की सबसे बड़ी जमात है, अभी तो दूसरे इलाकों में इलेक्शन होने, नंबर 2 मुल्क की भी सिर्फ वाहिद जमात है जो हर मुल्क के हर जुबान बोलने वाले, हर सूबे, हर इलाके की सबसे पहली या किसी जगह पे दूसरी जमात है। पीपल्स पार्टी देख लें, सिंध रूरल की है। मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब के 2 या 3 डिवीजन की पार्टी रह गई है। JUI का एक ख़ास हल्के में वोट है, उसको इस्लामाबाद में, लाहौर में कोई वोट नहीं देता। पीपल्स पार्टी सवाए सिंध के कहीं और नहीं है। तो अगर आप देखें सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, GB में, कश्मीर में, हर जगह पे PTI है। तो इतना कितना छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट है वो हम उसके लिए समझते हैं कि उसमें गलतियां भी हैं। दूसरा आपका सवाल, नूर आलम खान मेरा दोस्त भी है, हमारा कुलीग है, हम इकट्ठे होते हैं सारा वक्त, और उनकी जो बातें हैं वो तनकीद, उनकी और नाराजगियां हैं पार्टी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो ये निकालने का मौका उनको मिला है। अदरवाइज ये सारी बातें वो है। सदाकत साहब, नूर आलम साहब की जो तनकीद है उसको अगर आप तामीरी तनकीद के तौर पर लें तो वो निशानदेही तो सही कर रहे हैं कि इस वक्त महंगाई है, खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्हें सब अच्छाई की रिपोर्ट देते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से खान साहब बेखबर रहते हैं। इसका नतीजा ज़ाहिर है KP के बल्दियाती इंतखाबात में सामने भी आया। तो उनकी तनकीद को अगर तामीरी तनकीद के तौर पर लेंगे तो शायद आने वाले दिनों में PTI को नताइज अच्छे मिल सकें। देखें, नूर आलम मेरा कोलीग है और मैं भी उसका कोलीग हूँ, और वो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है उनमें मैं नहीं हूँ। मैं भी एक MNA हूँ, मैं 1,37,000 वोट लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि तमाम बातें नूर आलम की सिर्फ गुस्सा है, जज्बात हैं और एक अपोजिशन का बयानिया है। एक बात में भी कोई वजन नहीं है। इलेक्शन जीतना, गलतियाँ होना, गलत टिकट देना, मसाइल होना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल नूर आलम साहब की बातें बिल्कुल ज़ाती गुस्सा, ज़ाती अनाज की बुनियाद पर हैं। शायद उनको ज़ाती अहमियत नहीं मिल रही हुकूमत में, तो इसलिए ऐसी बातें करें। अदरवाइज भी एक MNA हूँ और किसी तरह अपने आप को नूर आलम के उस दर्जे से ऊपर नीचे नहीं समझता। तो बिल्कुल उनकी बात तो सदाकत साहब, क्या शौकत यूसुफजई साहब को और शिबली फराज साहब को भी क्या वो अहमियत नहीं मिल रही और उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया? उन्होंने क्या कहा, जरा पहले आप सुन लें दोनों की गुफ्तगू, फिर इस पर आपका कमेंट लेता हूँ। काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। ज़ाहिर है कि कुछ शिकायतें थीं महंगाई के सिलसिले में। आवाम ने ये फ़ैसला किया है कि जो भी है, जिस बावजूद इसके कि जो महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात ज़ाहिर है कि हम पे पड़े हैं, लेकिन लीडर वो एक ही उसको मानते हैं, वो है इमरान खान। तो इंशाल्लाह इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शंस होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हिकमत अमली भी तब्दील होगी और इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ भी मिल चुका होगा। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत इस किस्म के इल्ज़ामात से वजह से है अल्लाह के फजल से। सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम तो उस वजह से आप लोग हारे हैं। देखिए ज़्यादातर तो यही एक ही वजह है महंगाई। तो सदाकत साहब, सूबाई वज़ीरों या वफाकी वज़ीरों महंगाई को तो हर एक बड़ा मसला और बड़ी वजह करार दे रहा है, तो ये एज पार्टी वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका इदराक है कि ये महंगाई जब तक रहेगी तो इलेक्शन में जाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो बल्दियाती हो, सूबाई हो, कौमी हो, कोई से भी हो। देखिए अरबाब साहब, महंगाई है और महंगाई हकीकत है और महंगाई का नुकसान भी हुआ है और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम उसको कुछ बहुत बड़ा ज़्यादा कुछ स्टेप कर नहीं सकते। जो हो सकता है वो हुकूमत कर भी रही है कि आटा, दालें और घी को सस्ता करने का पूरा एक प्लान है जो अगले 1 महीने से लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपकी बात को पूरा मनोवन तस्लीम कर लें तो क्या महंगाई सिर्फ वहाँ है जहाँ हम हारे हैं? अगर महंगाई उन 17 सीटों पर नहीं है जो हम जीते, तो ये तो बात तो जहाँ हम दूसरे नंबर पर आए वहाँ महंगाई नहीं है। तो ये एक फैक्टर होता है और इलाकाई फैक्टर्स होते हैं, रीजनल फैक्टर्स होते हैं, कैंडिडेट्स का फैक्टर होता है। बहुत जगह पे PTI वर्सेस PTI था, बहुत जगह पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस की नाराजगियां भी थी। तो अगर महंगाई एक वजह होती
तो फिर हमें सब कुछ असल में कुछ पार्टी के डाई हार्ड लोग होते हैं जो उन पर ना महंगाई असर करती है, हमें 17 कैसे वो कुछ जरा कुछ तकलीद करने वाले लोग होते हैं जो अपने लीडर के पीछे ना, वो वजह भी होती है, ये वजह भी होती है। नहीं, लेकिन शिबली साहब ये कह रहे हैं कि लीडर इमरान खान को मान रहे हैं, जब इमरान खान को मान रहे हैं तो उनके खाली निशान बल्ले पर निशान क्यों नहीं लगा रहे? अमीर भी सुने, नहीं देखें, एक हल्के में गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, कमिटेड भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं, फ्रेजाइल भी होते हैं, ये बात नहीं है। अगर एक तहसील में महंगाई तो सब तहसीलों में थी ना, तो उसमें क्यों हम जीते? वहाँ हमारा कैंडिडेट अच्छा था, हमारी कैंपेन अच्छी थी, हमारे एमएनएज एमपीएस आपस में अलाइन थे, दूसरी जगह पे नहीं थे। आपको पता है बाज़ जगह पे हमारे लोग पीटीआई छोड़ गए, नौशहरा में हमारे साथ ये हादसा हुआ। तो ये चीज़ें हैं, और ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ नेशनल फिनोमेना, दिस इज अ रीजनल और लोकल फिनोमेना। और पीटीआई के मुकाबले में कोई कौमी पार्टी इमर्ज नहीं कर रही। अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी तो पूरे रीजन में 17-18 पार्टियां हमारे मुकाबले में खड़ी होंगी, तो इट्स ऑल अगेंस्ट पीटीआई है या पीटीआई अगेंस्ट ऑल है। तो आप समझ लें कि हमें परेशानी भी है अपने स्टैंडर्ड पे, लेकिन मुल्की सतह पे आज भी हम सबसे मकबूल और सबसे बड़ी पार्टी। सही, चलिए तारिक फजल चौधरी साहब भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, पीटीआई तो अभी भी एक क्लेम कर रही है कि वो एक नेशनल पार्टी है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ भी देखें वो दूसरे नंबर पर आई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नून लीग की अभी 3 सीट्स हैं, पीपल्स पार्टी बमुश्किल 1 सीट जीतने में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुई है। तो ये मौलाना साहब की तो फतह जरूर है, लेकिन आप लोगों को इतनी बुरी शिकस्त क्यों हुई है? देखिए, बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अजला मुंतखब किए थे पहले मरले में इलेक्शन के लिए, इन्होंने वो अजला मुंतखब किए जो इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। अच्छा, बनू है, फुआद है, मरदान है, पेशावर है, लेकिन इन्हें वहां पे भी अपनी जो इनकी कारकर्दगी जिसमें बड़ा नाज है और जो आवाम के सामने जीरो है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो इन्हें शिकस्त फाश वहां पे हुई है वो आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिन अजला में इलेक्शन हुए हैं वहां पे सिर्फ एक एमपीए था पिछले जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ उसमें, और इसी तरह जो पिछले बल्दियाती इलेक्शन हुए इन अजला में हमारी 1 सीट थी, जहां पे आज हमारी 3 सीटें हैं। अगला जो मरला होगा उसमें वो डिवीजन शामिल है जिसमें हजारा डिवीजन है, जिसमें बालाकंड डिवीजन है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 एमएनएज हैं, 7 एमपीएज हैं। आप देखेंगे कि ये दोनों अजला क्लीन स्वीप होंगे, और जब मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह इन्हें क्लीन स्वीप करेगी और जब मजमूई तौर पर नतीजा आएगा इलेक्शन का पूरे सूबे का, तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारी पार्टी जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन तारिक साहब, ये पीटीआई के स्ट्रांग होल्ड में मौलाना साहब ने इनको शिकस्त दी है, आपके स्ट्रांग होल्ड में भी मौलाना आपको वहां पर शिकस्त ना दे दें, क्योंकि वो एक बड़ी फोर्स, बड़ी ताकत बनकर सामने आए। देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने तो आपको सूरत हाल से आगाह किया है कि हमारा स्ट्रांग होल्ड किन किन डिवीजन में है, और बाकी इलेक्शन होता है वो तो वक्त पे ही पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त पार्टियों का मवाजना नहीं हो रहा कि हम कोई तोड़ रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो उसका वजन कितना है। बिल्कुल, असल बात ये है कि एक क्लेम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि केपीके हमारा सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और हमारी वहां पे बड़ी कारकर्दगी है। वहां हमने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं, और वहां जनाब लोगों ने हमें 2/3 अक्सरियत दी हुई है। मसला ये है कि जो ये रिजेक्शन हो रही है उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है बैड गवर्नेंस, करप्शन और नॉन परफॉर्मेंस। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। ये पार्टियों के वजन तोली जा रहे हैं, कभी कहते हैं फलाह का वजन ज्यादा है, कभी कहते हैं फलाह का वजन ज्यादा है। असल बात समझे है कि लोग आपको मुस्तरद कर रहे हैं, लोग आपकी पॉलिसियों को मुस्तरद कर रहे हैं, लोग आपकी नलायकियों को मुस्तरद कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि आप नाअहल लोग हैं, आप लोगों ने इस मुल्क और इस सिस्टम का बड़ा गलत कर दिया है। असल ये बात है जो इस इलेक्शन के नतीजे के जरिए पाकिस्तान की पूरी कौम ने देखी है। जी सदाकत साहब, तो जाहिर है ये जो आप लोगों का क्लेम था, क्योंकि 2018 के मुकाबले में 2018 में आपने बहुत बड़ी तादाद में सीट्स हासिल की थी, पेशावर को आपने पूरा क्लीन स्वीप कर दिया था, और अभी आप अपने जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स उठा लें एक भी मेयर आपका मुंतखब नहीं हो सका है। तो ये अब अगले मरहले की खुद खान साहब निगरानी करेंगे, लेकिन वहाँ ऑलरेडी नून लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वहाँ तो आपको और सख्त मुकाबला दरपेश होगा। अच्छा देखें, 2 बातें मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये लोकल रीजन है, ये कौमी इलेक्शन नहीं था। अगर कौमी इलेक्शन था, अगर पीटीआई 17 सीटें लेके हमें शिकस्त फाश हुई है, तो ये मुस्लिम लीग ने उनको 2 सीटें लेके क्या हुआ है?
उनको तो उसके लिए तो मुझे वर्ड ही कोई नहीं, वो तो खड्डे में गिर गई है, फारिग हो गई है। नवाज शरीफ को लोगों ने पसंद ही नहीं किया, लोगों ने पीटीआई को पसंद किया, 17 लोगों ने, 19 लोगों ने जेयूआई को पसंद किया, 18 लोगों ने पीटीआई को पसंद किया, तो नून लीग को सिर्फ 2 लोगों ने पसंद किया। इसका मतलब है नवाज शरीफ तो फारिग हो गए, उनको तो बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जैसे अभी खुद तारिक साहब ने कहा, हाँ जी एक एरिया है हमारा वोट ज़्यादा है, तो अब आप खुद ही कह दिया कि एक एरिया में जेयूआई का वोट है, एक एरिया में नून लीग का वोट है, एक एरिया में पीपल्स पार्टी का है, एक एरिया में एएनपी का, लेकिन सब एरिया में किधर है? जी तारिक साहब क्या कह तारिक साहब मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ये चूचू का मुरब्बा मिलके सारे पीटीआई का मुकाबला नहीं करेंगे। कल जब आप आएंगे मुस्लिम लीग से पूछें 2 डिवीजन का है, तारिक साहब ने कहा 2 डिवीजन में उनका स्ट्रांग, बलूचिस्तान में कितनी सीटें? 0। ये मैं वही कह रहा हूं ना, आप मुझे बता दें 2018 में आपको सिंध से कितनी सीटें मिली हैं, बलूचिस्तान से कितनी मिली हैं? 0/0। इसका मतलब है आप तो 2 डिवीजन की पार्टी हैं, आपको लाहौर डिवीजन और साहिवाल डिवीजन से वोट पड़ता है। वो इसलिए कि जाग पंजाबी जाग का आपने नारा कभी मारा था, तो वो एक खास आपका जो इंटीरियर पंजाब है वो आपको वोट देता है। बाकी पश्तूनों में, उर्दू स्पीकिंग में, सिंधियों में आपको पहचानता ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है आप तो बस आइंदा, हाँ पंजाब में आप अच्छा मुकाबला देंगे, आप अच्छी अपोजिशन बन सकते हैं, बाकी तो मुल्क में आप हैं ही कहीं नहीं। तो इसका मतलब है दोबारा से अगर आप कौमी सतह की बात करते हैं, आप इन इलेक्शन को कौमी समझते हैं, तो फिर तो पीटीआई आप तो कहीं है ही नहीं। लेकिन सदाकत साहब बात कौमी या इसको लोकल समझने की बात नहीं है। जो आपका एक स्ट्रांग होल्ड था, अगर इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं तो अपने इलाके के मसले के हल के लिए भी इमरान खान साहब के कैंडिडेट को एक अवामी नुमाइंदा चुना जाएगा ना। वहाँ जो एक आम लोग की सोच है, जिस सियासी जमात को पसंद करेंगे उसी को वोट देंगे। मौलाना साहब ने ये कम बैक किया, इससे पहले मौलाना साहब इतनी अक्सरियत में उनकी जमात यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो इसको आप बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे? मौलाना साहब को अपने लिए खतरा नहीं तस्वुर कर रहे आने वाले आम इंतखाबात में? नहीं, अरबाब साहब जब हुकूमत में होती है तो पार्टी के लिए मुश्किलात होती हैं। हमारे 3 बंदे खड़े हो गए, यानी वो हमें एक बंदा खड़ा करना, क्योंकि ये पार्टियां खानदानी, आपको पता है इनके एक ही खानदान के, एक टब्बर के लोग हैं। हमारा तो एक जमहूरी सा सिस्टम है, लोग इख्तलाफ कर जाते हैं। तो हुकूमत भी थी, तो हमें बहुत बड़ा मसला ये भी हुआ कि जो 17 हमने जीते, जो 17 हमारे, वो भी हमारे लोग वहाँ पे बड़ा वोट लेके निकले। तो वो एक मसला है और हमने माना भी है, गलती भी है। हम ये समझते हैं कि बिल्कुल पीटीआई अपना उसका जो मकबूलियत थी कौमी सतह पे, वो इन इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, हमें इसका बिल्कुल इदराक भी है। लेकिन दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये मकामी कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, इसमें इमरान खान का कोई ना कोई कैंपेन आई, ना कोई कहीं तकरीर की, ना कोई वादा किया, ना कोई कमिटमेंट की, क्योंकि वो लोगों को पता था कि ये वोट इमरान खान को नहीं जा रहा, ये वोट उनके कैंडिडेट को जा रहा है। जहाँ हमारे कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, जहाँ जेयूआई के अच्छे थे, या जेयूआई के एक मजहबी उनका एक वोट बैंक है, और वो आपको पता है अपना मजहबी वो मतलब उनका एक सोच है, उसके तहत वो लेते हैं। तो ये एक वजह है। बहरहाल अगर इन इलेक्शनों को कौमी समझें फिर तो हम जीते हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून हमारे मुकाबले में, यानी हमारी जहाँ 17 है, इनकी 3 है, तो कौमी सतह पे अगर हम 170 लेंगे तो ये 30 लेंगे तो फारिग हो जाएंगे फिर, अगर इसको कौमी इलेक्शन समझना है। मैं समझता हूँ कि कौमी नहीं है, ये पंजाब में अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलें, तो तारिक साहब जाहिर है पंजाब में आप वो बता रहे हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, और यहाँ आपकी अभी तक 3 सीटें, अब दूसरे मरहले में जो होता है वो तो सामने आएगा। लेकिन अब ये मौलाना साहब भी अपोजिशन की बड़ी जमात हैं, आप भी, पीपल्स पार्टी भी, सूबाई हुकूमत केपी में ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। वर्किंग रिलेशनशिप आपको लगता है कि अब बेहतर करना पड़ेगा अपोजिशन जमातों को हुकूमती जमात के साथ, वरना फिर ये बल्दियाती नुमाइंदे किस तरह से काम कर सकेंगे? देखिए, ये तो हमेशा हुकूमत के ऊपर होता है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप कैसे रखती है अपोजिशन की जमातों के साथ। अपोजिशन के बस में ये नहीं होता। और आपने अभी भी सदाकत भाई से गुफ्तगू से अंदाजा लगाया है कि रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया, रस्सी जल गई पर बाल नहीं गया। अभी भी नामे के बावजूद भी जान ऊपर ही है। अभी दूसरे मरहले से उम्मीद है ना उन्हें कि दूसरे 18 अजला का रिजल्ट बाकी है। जब ये मजमूई तौर पर 35 अजला का रिजल्ट सामने आएगा तो फिर वो कह रहे हैं देखते हैं कौन बड़ी जमात होगी। बात ये है कि झूठ बोलना जो है वो ये बोलते नहीं होते थे, लेकिन अब जमात जिसमें है जाहिर है उसका कौमी निशान है झूठ बोलना। कह रहे हैं कि इमरान खान ना कभी गए, ना उन्होंने वोट मांगी। वो मेरे भाई सर इमरान खान को तो इलेक्शन कमीशन ने निशान तो बल्ला है, नोटिस भेजा कि मत जाना, फिर भी इमरान खान गए जी। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, आपके वज़रा को जुर्माने हुए, MNA को जुर्माने हुए। वहाँ पे आपके वफाकी वजीर कह रहे हैं कि मैं वफाकी वजीर, मेरा भाई सूबाई वजीर, हम यहाँ पे बदियात में भी जिसने वोट ना दिया उसकी टांगे तोड़ेंगे, उसे ये कहेंगे, उसे
हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं, वोट ही नहीं मांगा। कितने सादे हैं मेरे भाई आपके पास बैठे हुए, कितने मासूम लग रहे हैं। ये तो है असल हकीकत। लेकिन तारिक साहब जो आपने की कि कौमी है या आगे जाके इलेक्शन में क्या होना है, बात ये है कि अगर ये आज भी मुतमईन है कि नहीं हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आगे इन्हें मजीद पता लगेगा कि लोग इनसे कितने नाला है। अगर इन्हें होश नहीं आ रही तो ये हमारे फायदे की बात है। हम इन्हें ज्यादा कुछ जगाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये इसी खाबे खरगोश में रहे, इसी खुशफहमी में रहे कि जनाब हमारी बहुत। लेकिन तारिक साहब इनका गैर मकबूल होना, अगर ये गैर मकबूल हुए भी हैं तो इनका गैर मकबूल होना आपके मकबूल होने की दलील तो नहीं बन सकता ना। 6 महीने 1 मेयर का इलेक्शन नहीं जीत सके पेशावर से। कुहाट में देखें आप, वफाकी वुज़रा बैठे हुए हैं, नहीं जीत सके। 2 नहीं 3 बन्नू में देखें आप चले जाए मर्दान में देखें, असल स्पीकर बैठे हुए हैं, वफाकी वुज़रा बैठे हुए हैं, नहीं जीत सके। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम मकबूल से बात है, तो कोई बात नहीं, कहते रहे, इसमें तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो फायदा ही है। लेकिन तारिक साहब ये चलें, ये अगर ये गैर मकबूल हो भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी तो ऊपर कोई खास नहीं किया ना। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं हासिल की, इनसे तो आप अभी भी बहुत पीछे। बात बता रहा हूँ कि इन्होंने उन अजला का इंतखाब किया है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर पंजाब में भी मुख्तलिफ अजला है, हर जिले में मुस्लिम लीग नून की सीटें नहीं है। कोई जिले ऐसे होते हैं कि जो मकबूल थी। अब हमारा गुजरांवाला ये हमारा फेवरेट आप ये कहें कि डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है, पूरे डिवीजन में क्लीन स्वीप हुआ है। लाहौर देखिए हमारा फेवरेट है। अगर थोड़ा सा आप आगे चलते जाएंगे, साहिवाल चलते जाएं, मुल्तान चलते जाएं, मुल्तान से हमें वो सीटें नहीं मिली, डेरा गाजी खान से वो सीटें नहीं मिली, डेरा इस्माइल खान से वो सीटें नहीं मिली, डेरा इस्माइल खान तो सॉरी आगे चला जाता है। तो ये एक ट्रेंड होता है। इन्होंने उन अजला में इलेक्शन कराए हैं जो पीटीआई के सीट हैं, वहां से भी ये हारे हैं। जो बाकी अजला है जहाँ पे बाकी जमातें ज्यादा पॉपुलर। चलिए एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। तारिक फजल चौधरी साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन में सिर्फ एक ही सीट हासिल कर पाई है। एक ब्रेक के बाद तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ जानेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और केपी के बल्दियाती इलेक्शन 17 अजला के अब ये नताइज सामने आ चुके हैं। JUI सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर है, ANP ने भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है कि जो कामयाब रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ाहिर है ये सोचने का मकाम है, लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल पूरा एतमाद है कि दूसरे मरहले में वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में क्यों इतनी नाकाम रही, और JUI तो कामयाब हुई है, मुल्क की दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब और तारिक फजल चौधरी साहब तो हमारे साथ हैं। तो तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरे केपी में कौन सा है? बिलावल साहब अभी यौम तासीस के मौके पर जब मौजूद थे, वहाँ उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बड़ा जलसा भी किया, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में वो जलसे के लोग तो आए, लेकिन वो वोट नहीं देने आए आपको। सिर्फ एक सीट पीपल्स पार्टी ने हासिल की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने सीट जरूर एक हासिल की, पर बाकी सीटों पर हमने किस तरह मुकाबला किया है, और बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिस पर हम कुछ मार्जिन से रह भी गए हैं। और मैं इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं करता कि हमें अभी KPK में अपनी पुश्तें और मजबूत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक बड़ा है, जो कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। हमारा वोट बैंक बड़ा है, हमारा वोट बैंक बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और ये कोई अभी फाइनल KP का इलेक्शन नहीं हो गया, अभी KPK का इलेक्शन बाकी है। जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि फिलहाल ये अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, जहाँ पे इनके बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े नामों वाले, दहशत वाले जो अपने आप को समझते हैं, उनके इजला में इलेक्शन कराई थी ताकि ये सारी की सारी सीटें जीते। पर उनके साथ जो हशर हुआ है, जो KPK की आवाम ने उनके साथ किया है, वही किया है जो बाकी पूरे पाकिस्तान में जो हमारी बाय इलेक्शन हुई थी उनमें KPK के साथ हुआ है। तो ये दिस इज नथिंग, ये एक्सपेक्टेड था। हमें तो कोई हैरानगी नहीं हुई। हमें पता है आवाम को नफरत हो गई है इन लोगों से। इन लोगों ने जो छुरियां चलाई हैं गरीब के पेट पर, जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, आटे की कीमतें बढ़ाई हैं, तो इनके साथ तो ये होना था। और अभी तो ये कम हुआ है, KPK में कम हुआ है। आप देखिएगा सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर। तैमूर साहब, ये इनका लूजिंग वोट आपका विनिंग वोट क्यों नहीं बन रहा? पंजाब में भी अभी जब ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप वोट्स तो अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो
उस विनिंग स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे आप? ये कहाँ लैग कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, यहाँ के अपने डायनामिक्स है। मैं समझता हूँ यहाँ पे मौलाना का एक स्ट्रांग होल्ड है, जिस तरह सिंध का बाकायदे स्ट्रांग होल्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कि मैं समझता हूँ नून लीग का जो है पंजाब में एक स्ट्रांग होल्ड है, बाकियों से ज्यादा उनकी एज है इसी तरह से। और बलूचिस्तान तो किस तरह से कंट्रोल होता है तो आपको पता है, उस पर कमेंट नहीं करते। तो ये आप देखें, अभी आगे अभी तो पंजाब की इलेक्शन होनी है, बड़ा मजा आएगा इनको। अभी सिंध में इलेक्शन हमारी होनी है, बलूचिस्तान में इलेक्शन होनी है। मैं आपसे गारंटी नहीं करता कौन कहां से आएगा, और मैं आपको ये गारंटी करके लिख के दे दूं कि हर जगह से ये जो है पीटीआई की जमात में निब्सो नाबूद हो जाएगी। ये कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। आप ये सोचिए ना, अपने अगर फेवरेट जिलों में इलेक्शन करा के इनका ये हशर हुआ है तो बाकियों में इनका क्या हशर होगा? जी सदाकत साहब, ये बार बार घूम फिर कर वो आपके स्ट्रांग होल्ड्स पर बात आ जाती है कि ये तो आपके गढ़ थे, यहाँ आपने उस तरह से आप नहीं जीत सके, मौलाना साहब की जमात सबसे बड़ी बन गई, तो अभी आने वाले केपी के बाकी अजला के इंतखाबात, फिर पंजाब के इंतखाबात, और वहाँ तो फिर और यहाँ भी ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ज़ाहिर इंतखाबात हुए, वरना एक आम तासुर है कि हुकूमत कराना नहीं चाह रही थी इंतखाबात। यही वजह थी आपको डिले करने की? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी वाले और नून वाले स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करते हैं तो इनके बेचारों की सियासत ही है ना, वो कैसे मरसों सेंड ना देशों, और ये कहते हैं जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। अब ये पार्टियां जो है, इनका एक न्यूक्लियस है जहां इनका सेंटर है और जहां से ये चलते हैं, क्योंकि ये इलाकाई सियासत करते हैं, ये अपना ज़ुबान का और हल्के का और सूबाइयत का कार्ड खेलते हैं। अब पीटीआई अपने आप को पूरे पाकिस्तान की पार्टी समझती है। सिंध पीपल्स पार्टी का है और हम कराची में हमने 18 सीटें ली हुई हैं, और जहाँ पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नहीं है, और इसी तरह बलूचिस्तान है या केपी के है। तो ये मैं समझता हूँ कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि जहाँ हमारी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत 13 सीटें रह गई आपकी, 14 थी कराची में, अब 13 रह गई। सदाकत साहब 4 ज़्यादा बता दिए। हमें कम पड़ा है, आप कैसे बोल सकते हैं? इनसे आप अपना जवाब पूछें। आप अगर आपने जेयूआई को बुलाया होता और जेयूआई खुश हो रही होती, वो तो मैं समझता कि कोई उनका लॉजिक है। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हमें खुश हो रहे हैं ना 3 में ना 13 में, एक नहीं। सीट है। सदाकत साहब, पीडीएम में सब एक साथ हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू जब की है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की फतह दरअसल हमारी फतह है, हम इसको अपनी फतह समझ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी नहीं है पीडीएम में, नून लीग तो है ना, पीपल्स पार्टी नहीं है। नून लीग तो पीडीएम में ना पीडीएम है, ना एएनपी है, ना पीपल्स पार्टी है। तो मैं इन्हें कहता हूँ, मैं इन दोनों भाइयों को, दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ भाई हैं, इन्हें कहता हूँ जाएं और अपनी पार्टियों में जाके सोचें कि क्यों आप पे सुबाइयत की और लिसानियत की छाप है, इसको ख़त्म करें। और भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई थी पूरे मुल्क के लिए, आपने उसको सिंध की रूरल पार्टी बना दिया। और नवाज शरीफ साहब तो चलो हैं ही जाग पंजाबी जाग वाले, तो आपको हमें तनकीद करें जरूर। हम सदाकत साहब, हर सियासी जमात का एक ना एक गढ़ तो होता है ना, पाकिस्तान केपी को हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता था। आप खुद ही क्लेम करते थे। पीपल्स पार्टी सिंधियों की पार्टी और नून लीग पंजाबियों की पार्टी, पाकिस्तान की पार्टी तो पीटीआई है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुल्क को जोड़ने वाली पार्टी भी है। जी तारिक फजल साहब, अब ये जो मौलाना साहब की जीत है, मरियम नवाज साहिबा ने इसको कहा कि ये हमारी जीत है। मौलाना साहब की जो सीटें हैं, ज़ाहिर है वो पीडीएम में तो आप लोग जब तक शामिल हैं इसको अपनी जीत तस्वुर कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके अपने स्ट्रांग होल्ड में ये इलेक्शन होना है। वाकई मौलाना साहब की जीत को आप अपनी जीत समझ रहे हैं? ये पीडीएम की वजह से ये जो आपने मुतारिक होकर ये तहरीक चलाई, ये इसके असरात हैं या फिर ये इनकी नाकामी है? तारिक फजल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, तारिक फजल साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। तैमूर तालपुर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि मौलाना साहब की जीत हमारी जीत है। ये पीपल्स पार्टी को भी ऐसे लग रहा है कि मौलाना साहब की जीत दरअसल आप लोग की पूरी अपोजिशन की जीत है और ये इनकी हार है। देखिए जी, ये ना तो पीपल्स पार्टी की जीत है, ना कोई हम इसका क्रेडिट लेंगे। ये आम अवाम पाकिस्तानी की जीत है। ये उन पाकिस्तानियों की जीत है जो 3.5 साल से तड़प रहे हैं भूख में, क्योंकि पीटीआई के लीडरान की और इमरान नाजी की भूख खत्म नहीं होती। इनके वुज़रा का पेट भरता नहीं है, इसलिए ये अवाम का पेट काट के खा रहे हैं। 3 और 13 में तो पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता, पर 3 और 13 में वो जरूर आते हैं जिन्होंने 14 में से 12 बाय इलेक्शन हारी हैं। आप सोच सकते हैं, ये भी आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो शख्स वफाकी हुकूमत में बैठा हो और हर सूबे में जो है अंडे टमाटर खा रहा हो, ये सिर्फ इनके साथ हुआ है। और ऐसी सीटें जहां पर ये नंबर 1 पे आए थे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन तैमूर साहब, ये देखें, इसका मतलब कि कोई हुकूमती मशीनरी इन्होंने नहीं इस्तेमाल की और कहीं कोई धांधली नहीं हुई, जब ही इनके होते हुए इन्हीं की जमात हार गई। इन्होंने अगर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं की होती ना, तो ये केपीके में वर्क करने के लिए निकल नहीं सकते। ये जो 15 सीटें आई हैं, इनमें से 5 भी नहीं आती। इन्होंने ये मशीनरी यूज की है, इन्होंने धांधली की है।
इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गुम किया, इन्होंने पोलिंग एजेंट्स को गुम किया है, उसके बाद जाके 15 सीटें इनको मिली हैं। तो ये तो अभी मजा आएगा इनका, जरा सिंध की तरफ ये जरा रुख करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज भी हर सूबे में सीटें हैं और हर सूबे में सीटें रहेंगी। पर ये मैं बता दूं, मैं लिख के ले लूं, शर्तिया पीटीआई की पहली और आखिरी बारी है। और अवाम क्या करे, मतलब अवाम तो यही कर सकती है, गोलियां तो नहीं मारेगी अवाम पीटीआई के लोगों को, वोट नहीं देगी। जलसों में क्या होता है इनके साथ, ये जलसों में खड़े होते हैं, इनकी अपने सीनियर लोग आके इनको गालियां दे जाते हैं, अल्लाह माफ करे मैं वो वर्ड वापस गालूंगा, इनके साथ जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या जो इनके साथ बदतमीजी करते हैं इनके जलसों में, इनके अपने वर्कर अपने ही पीटीआई के भैया टमाटर अंडे आके आपस में देखते ना, वी सी दीज वीडियोस वायरल एवरी डे। तो जो अपने ही वर्करों से ये अंजाम उनको मिल रहा हो तो आम आवाम तो आप सोचेंगे इनके साथ क्या करेगी। और बड़ा अच्छा हुआ इनके साथ, जो बाई इलेक्शन दिए हारे हैं 12, वो भी बड़ा अच्छा हुआ है। और जिस तरह से केपी के जिसको अपना गढ़ समझते थे, अपना फोर्ट्रेस समझते थे, उसमें भी जिस तरह से ये हारे हैं, तो मुझे और इस पूरी अवाम को बड़ी खुशी है। और ये पाकिस्तानी अवाम की जीत है, क्योंकि अभी आम पब्लिक के लोग यही कहते हैं। एक तो एक महंगाई का जो गुस्सा है वो तो लोगों को है, और इनके वुज़रा खुद भी महंगाई को एक्सेप्ट करें। तो सदाकत साहब, ये महंगाई तो अपनी जगह एक रीज़न है, लेकिन अगर ये 3-3 आप कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट्स खड़े हो गए थे और वो क्योंकि उनको टिकट्स नहीं मिल सके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, तो अगर अपनी जमात के अंदर के इशूज़ को आप लोग नहीं सुलझा पा रहे, तो फिर मुल्क के मामलात को कैसे ये पार्टी और ये हुकूमत सुलझाएगी जो कि एक सूबे के अंदर अपने कैंडिडेट्स का सही सिलेक्शन नहीं कर पा रही? देखिए ना, मैं दोबारा से कहता हूँ, आज का जो ये आपका टॉक शो है, इसमें एक तरफ तो पीटीआई होनी चाहिए थी, एक तरफ जेयूआई होती है और एएनपी होती है। इन दोनों इररिलेवेंट लोगों से आप बहस करा रहे हैं। ये नहीं, एक पार्टी ने 1 सीट ली है और दूसरी ने 17 ली है, और एक सीट वाला कह रहा है कि ये खत्म हो गई, ये फारिग हो गई, या और मैं आ रहा हूँ। ये नहीं, 17 वाला नहीं आ रहा, एक वाला आ रहा है, और दूसरी ने 2 या 3 लिए और वो दावा कर रहा है कि जी पाकिस्तान में हम मकबूल हैं, ये नहीं है। तो ये तो पहले रेलेवेंट, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, इनका केपीके में आना और बात करना बनता ही नहीं है। ये एक छोटी सी, मतलब एक 6 नंबर पे आई पार्टी और एक मेरे ख्याल है 7 नंबर पे आई। तो अब मैं जो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे जो पार्टियां आई हैं, हम बैठ के तो इसमें जरूर देखेंगे कि हम देखिए जेयूआई ने तो आपको हरा दिया, एएनपी ने भी बड़ी आपको टफ फाइट दी है। अब अगले जो आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है जो 18 अजला में होने हैं, वो नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसलिए नून लीग यहाँ मौजूद है। सिंध में आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से, इसलिए पीपल्स पार्टी यहाँ मौजूद है। और फिर पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में आपको इन दोनों जमातों का सामना होगा, इसलिए इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है ना। यानी पंजाब का इलेक्शन हो तो हमें और नून लीग को बैठाया करें, सिंध का इलेक्शन हो हमें पीपल्स पार्टी को बैठाया करें, और केपीके में इन दोनों को बुलाया ना करें, इनका तो सीटें ही कोई नहीं है। तो ये तो इररिलेवेंट है दोनों। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर कौमी सतह पे बात करते हैं तो फिर कौमी सतह पे तो आपका रिजल्ट ही कोई नहीं है। आप कैसे हमें गलत कह सकते हैं, अपने आप को सही कह सकते हैं? हम जो भी है, हम नंबर 1 नंबर 2 की पार्टियां पूरे मुल्क के, और आप एक जगह पे 5 नंबर पे, एक जगह पे 6 नंबर पे, आप बड़ी बड़ी बातें करें तो लगेगा कि आप इररिलेवेंट है, आपको केपीके की पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। आप ऐसी बातें करेंगे तो आपकी बातें सुन के तैमूर साहब मुस्कुरा रहे हैं, दरमियान में कुछ इन्होंने लुकमा भी दिया, लेकिन वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आवाज नहीं आई। जी तैमूर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, बात यह है, जिस तरह से रेलेवेंट और इररिलेवेंट लोग जो है ना, ये कहीं पर किसी को ला रहे हैं, कहीं पर किसी को ला रहे हैं। मैं आपसे शर्तिया ये वादा कर सकता हूं कि कुछ अरसे के बाद पीटीआई फिर रेलेवेंट रहेगी नहीं, क्योंकि इसको सारे सूबों से लोगों ने। चलिए तैमूर साहब, ये बहस तो चलती रहेगी, जरा वक्त थोड़ा कम है। ये जो मौलाना साहब मुस्तकिल इस्तीफे मांग रहे होते हैं सबसे, अब ये यहाँ बल्दियाती इंतखाबात जीत गए, आप लोग मुतालबा करेंगे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है तो ये बल्दियाती सीटों से इस्तीफे दें जो जीती हैं आपने? जी तैमूर साहब, आपसे पूछा मैंने। देखिए, हम तो पहले दिन से इस्तीफों के खिलाफ थे, हम आज भी इस्तीफों के खिलाफ हैं। हम मुकाबला करना जानते हैं। हम इन टांगा पार्टियों को, पीटीआई टाइप जो एक बार आ गई है पावर में, कोई इनको ले आया मजबूरन, आज वो भी रो रहा है, तो इन टांगा पार्टियों से हम मुकाबला करना चाहते हैं और करते रहेंगे। और इंशाल्लाह इनको जिस शिकस्त मिल रही है इसी तरह शिकस्त मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, तैमूर तालपुर साहब, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, और नून लीग अब उनको बड़ा एतमाद है अपने ऊपर कि वो अगले 18 अजला में अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कम बैक करने के बारे में बहुत ही पूरा एतमाद है। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सर पर मंडला रहा है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक ब्रेक के बाद डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना की नई किस्म यानी ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। 26 नवंबर को जनूबी अफ्रीका में पहली बार कोरोना की इस नई और खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई थी। WHO के मुताबिक सिर्फ एक माह से भी कम के अरसे में ओमिक्रॉन दुनिया के करीबन 100 के करीब ममालिक में फैल चुका है। बरतानिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 44 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और ओमिक्रॉन से अब तक 12 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 8044 नए अफराद में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक भी हुई है, जिसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजमूई केसेस की तादाद 45,145 हो गई है। जबकि हॉलैंड की हुकूमत ने ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए 14 जनवरी तक मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है और हॉलैंड दुनिया भर में ओमिक्रॉन की लहर के बाद लॉकडाउन लगाने वाला पहला मुल्क बन गया है। कोरोना की यह नई किस्म इतनी तेजी से फैल रही है कि मुख्तलिफ ममालिक ने हिफाजती इकदाम की वजह से अब सफरी पाबंदियां भी लगाना शुरू कर दी हैं। आलमी इदारा सेहत के चीफ साइंटिस्ट सोम्या स्वामीनाथन ने यह इंकशाफ किया है कि अब तक के नताइज से मालूम हुआ है कि कोरोना की इस नई किस्म ओमिक्रॉन को ज़्यादातर वैक्सीन लगवाने वाले अफराद या फिर कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद को यह मुतासिर कर रहा है। उनके मुताबिक ओमिक्रॉन कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाले निज़ाम को निशाना बनाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाने चाहिए और WHO की हिदायत पर अमल करते हुए NCOC ने ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए बूस्टर डोज के लिए उम्र की मजीद हद को कम से कम करते हुए 30 साल कर दिया है। NCOC के मुताबिक अब 30 साल से जायद उम्र के अफराद भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के अहल होंगे और ये बूस्टर डोज जल्द लगवाई जा सकेंगी। लेकिन इस तेज़ी से फैलाव को किस तरह रोका जा सकता है और क्या क्या अब जरूर, क्या हॉलैंड के बाद दीगर ममालिक में भी ये लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा होने जा रही है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब वाइस चांसलर हैं UHS के, गुफ्तगू करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, ये हॉलैंड इस वक्त दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने ओमिक्रॉन के बाद लॉकडाउन लगाया है। क्या दुनिया के कुछ दीगर ममालिक में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है? ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है वायरस। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो नवंबर के आखिर में जो मंजर आम पे साउथ अफ्रीका से आया, तो उसके बाद 103 ममालिक में ये मौजूद है और जाहिर है कि इस वायरस को रोकना या इसकी म्यूटेशंस को रोकना बहुत मुश्किल काम होता है और ये तेज़ी से ही फैलता है और ख़ासकर जैसे जैसे इसमें म्यूटेशन आती हैं इसका लगाव एक से दूसरे को ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और ओमिक्रॉन में तो 50 के करीब म्यूटेशंस हैं और बहुत सारी वेरिएशंस हैं, तो इतनी मिकदार में म्यूटेशंस और वेरिएशंस पहले नहीं कभी इस वायरस में आई तब्दीली। और ये अल्लाह करे कि ये आखिरी म्यूटेशंस हों या ग्रुप ऑफ म्यूटेशंस हों, लेकिन ना ये पहली है और ना मेरे ख्याल में आखिरी होगी। तो ये आती रहेंगी जब तक कि ये वायरस को हम दुनिया से रुखसत नहीं करते, और रुखसत तो ये तब होगी जब तमाम ममालिक 80% अपने लोगों को लगा चुके होंगे वैक्सीन। अफ्रीका में जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है वहाँ सिर्फ 6% को भी वैक्सीन लगी हुई है। और अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी वैक्सीन की एक्यूटी जो है इक्विटेबल नहीं है, इसलिए कहीं वैक्सीन अवेलेबल है, कहीं नहीं, कहीं लोग रेजिस्ट करते हैं। और पाकिस्तान भी अभी हमें और ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि इस वायरस को रुखसत किया जा सके, वरना इसकी बहुत ज़्यादा म्यूटेटिंग पोजीशन है 39,000। तो जाहिर है ये म्यूटेशन इसकी आती रहेंगी और खुदा ना खास्ता ये ना हो कि जो अगली म्यूटेशन आए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हों और हमारी वैक्सीन की अल्लाह ना करे कि वो गैर फाल हो जाएं। लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो इस ओमिक्रॉन से काफ़ी हद तक बचे। सही, लेकिन डॉक्टर साहब जो पुरानी इसकी किस्में आई थी कोरोना वायरस और फिर वो डेल्टा आया, फिर वो B11 आई, इस तरह की मुख्तलिफ जो किस्में आई, उनमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा अमवात सामने आ रही थी। इस ओमिक्रॉन वाली किस्म में अभी तक जो डेथ रेट है वो थोड़ा उनकी निस्बत कम है, तो फिर इसको इतना ख़तरनाक क्यों तस्वुर किया जा रहा है? देखिए ये लग ज़्यादा लोगों को रहा है और इसकी जो विरुलेंस है वो तो शायद इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन इसका एक इंसान से दूसरे को लगने की अहलियत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो इसलिए शरह अमवात कम है कि दुनिया में जिन ममालिक में ये ज़्यादा फैला है अभी तक, उन ममालिक में अफ्रीका के अलावा बाकी जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ वैक्सीन का ऑलमोस्ट 80-90% को लग चुकी है। और वैक्सीनेटेड लोग बीमार ज़रूर होते हैं लेकिन सीरियस बीमारी से फिर भी वो बचे रहते हैं, इसलिए शरह अमवात उनकी कम रहेगी। और दूसरा उनके हेल्थ सिस्टम भी जाहिर है बहुत ज़्यादा वो खर्चते हैं और बहुत बेहतर है, इसलिए वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब ये खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आएगा ये और ज़्यादा तेज़ी से आएगा तो हम फिर स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए यही होगा कि इसकी उससे पहले कि ये आए, ज़्यादातर लोगों को चाहिए कि वैक्सीनेशन करा छोड़ें। जिन्होंने कराई हुई है उनको चाहिए कि वो एक बूस्टर लगाएं ज़रूर और मैसेंजर RNA का लगाएं, और उसके बावजूद अपनी एहतियात करें। जो शादियाँ 4-4, 5-5, 6,000 लोगों की हो रही हैं या इज्तिमाज़ हो रहे हैं या जो भी डॉक्टर साहब, ये तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लेकिन जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के एंड से अब तक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इत्मीनान बख्श आपको लग रहे हैं, या कुछ मजीद अभी से कुछ स्मार्ट या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब सोचना शुरू कर देना चाहिए NCOC को? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स वगैरह रोकी थी, वहाँ पे हमें सर्विलेंस बढ़ानी चाहिए। हमें पॉपुलेशन बेस्ड सर्विलेंस जरूर करनी चाहिए ताकि हमें पता हो हम कहाँ खड़े हैं। अभी जो हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं 2-4 केसेस में, वो केसेस हैं जो प्रेजेंट किए हैं। पॉपुलेशन बेस्ड हमारे पास अभी डाटा नहीं, वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो आएगा तो फिर हम प्लान बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखनी चाहिए। देखें, लॉकडाउन अगर नहीं भी लगाना तो एटलीस्ट शादियों पे आउटडोर कर दें और शादियों पे एक लिमिटेशन कर दें कि इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि अब 200-250। और ये हमारे मजहब में तो शादी एक बहुत मजहबी और सादगी से करने वाली चीज़ है, कोई शोशा करने की जरूरत नहीं है। और सब सारे शादियों के अलावा भी बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, कुछ मज़ारात भी ऐसे होते हैं। कैपेसिटी देखें, पहले किया हुआ था ना तो काफ़ी बेहतर था, तो उसमें भी कैपेसिटी देख लें, उस कैपेसिटी के बाद ना जाने दें, जितने निकलते हैं उतने लोग जाएं, तो डिपेंड करते हैं। और वेल वेंटिलेटेड जगह रखें, क्योंकि विंटर्स में वैसे ही ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है। और डॉक्टर साहब, इसकी ओमिक्रॉन के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन पर काम हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों ने ये पुरानी वैक्सीन लगवाई हुई हैं सारी, उनमें तो किसी हद तक ये फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, चाहे उसकी शिद्दत ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए किसी स्पेसिफिक वैक्सीन को लाने की भी ज़रूरत है? देखें, है बिल्कुल, तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, तमाम साइंसदान नई वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, जिनको हम 3rd जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि लोगों को ज़रूरत है। अभी तक जो उनको वैक्सीन लग चुकी हैं वो करामद हैं। इस चीज़ में करामद वो उतनी नहीं रही जितनी शुरू पे थी। ये डेल्टा आया, इस वक्त भी जो प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है दुनिया में डेल्टा ही है, और शरामबाज भी वही कर रहा है। लेकिन जाहिर है ये अभी एस्केलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। और अभी तक के एफिकेसी लूज की है इस लिहाज से कि एनी डिजीज होने से तो 65% पे आ गए हैं हम, 80-85% पे। लेकिन अभी तक ये हमें अल्लाह ने करम किया हुआ है, इस सीरियस डिजीज से अभी भी वैक्सीन ये भी सकती हैं। और डॉक्टर साहब, अभी इस डेल्टा में और ये ओमिक्रॉन में बुनियादी फ़र्क है क्या? इसकी अलामात कुछ डिफरेंट है? डेल्टा में तो सिर्फ कोई 11 के करीब म्यूटेशन थी, इसमें 50 म्यूटेशन हैं। 50 जगह पे म्यूटेट किया है। म्यूटेटिंग पोजीशन इस वायरस की 39,000 है। और उन 50 में से 30 म्यूटेशन ऐसी हैं जो स्पाइक प्रोटीन से आई हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन S जिसको कहते हैं, जो कांटे हैं। और उनकी अहमियत यह है कि उन कांटों के जरिए इस वायरस ने जब सांस से दाखिल होना है तो लंग्स में अटैच होना है और अंदर जाना है। तो जाहिर है एक इंसान से दूसरे लगने की अहलियत इन्हीं कांटों की वजह से है, और वैक्सीन भी इन्हें ही टारगेट करती हैं। दूसरा जो टेस्ट करने में फ़र्क है, तो इसमें S जीन, स्पाइक जीन ड्रॉप आउट है। तो इसलिए PCR इसका थोड़ा सा फ़र्क करना चाहिए हमें, ताकि हम अर्ली पिक कर सकें कि उसमें S जीन ड्रॉप आउट पहले किसी म्यूटेशंस में नहीं आया। तो पहली म्यूटेशंस हैं जिसमें S जीन ड्रॉप आउट आया, जो सिग्निफाई ये करता है कि एक तो हमें टेस्ट थोड़ा सा बदलना चाहिए, और दूसरा हमने बदला है अपनी यूनिवर्सिटी में। और दूसरा ये है कि इसका क्योंकि S जीन को अफेक्ट करता है तो इसके लगाव जाहिर ज़्यादा है। ये कहना बहुत कबल वक्त है कि इससे मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, वो नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर UHS के हमारे साथ। और ज़ाहिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को पहले से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन को फैलाव को रोकने के लिए अमली इक़दाम पहले से करने होंगे। इंडोर एक्टिविटीज़ को कुछ महदूद करना होगा और हर एक को
अपनी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होगी। जो वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगवाना होगा, और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवाई है वो जल्द अज जल्द फौरी तौर पर जो भी वैक्सीन उनको अवेलेबल है वो उसकी डोज लगवाएं ताकि इस ओमिक्रॉन से महफूज रह सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।